हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। बेटा, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीएमए इंटर डायरेक्ट टैक्स की बिट क्वेश्चन का वीडियो। 150 तक क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं ऑलरेडी। आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 151? क्वेश्चन मनी फोरफिटेड बाय द असेसी। मतलब आपको याद होगा, हमने एक सेक्शन पढ़ा था 51। ठीक है। सेक्शन 51 में हमने एडवांस मनी की बात करी थी कि अगर हम कोई एडवांस मनी फोरफिट करते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इसके दो ट्रीटमेंट मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। अगर ये 1 अप्रैल 2014 से पहले की बात है तो इसको हम कॉस्ट में से कम करते हैं, और अगर ये 1 अप्रैल 2014 को या उसके बाद की बात है तो फिर हम इसे टैक्सेबल करते हैं अदर सोर्स के अंदर। अब क्योंकि कोई डेट मेंशन नहीं है तो हम इसे लेटेस्ट ही मानेंगे। तो हम कहेंगे टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फॉरफिचर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है? गिफ्ट ऑफ ए कैपिटल असेट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। गिफ्ट को कैपिटल असेट को ट्रांसफर नहीं मानते, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा कहता है बेटा सेक्शन 47। ठीक है। हाउएवर एक्सेप्शन इज, इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है? शेयर्स अक्वायर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ज्वेलरी, ये इमोरल प्रॉपर्टी या फिर कुछ नहीं। बेटा इसका होगा शेयर्स अक्वायर्ड अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर आपको ईएसओपी में अगर आपको ईएसओपी में कोई शेयर मिले हैं और आप उनको गिफ्ट करते हैं तो वो ट्रांसफर माना जाएगा। ठीक है, वो ट्रांसफर माना जाएगा। ऐसा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे तो। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 153, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड असेट इज निल। बिल्कुल, सेल्फ जनरेटेड असेट कौन सी होती है बेटा? इंटेंजिबल असेट। ठीक है, वो होती है सेल्फ जनरेटेड। द एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन क्या है? मतलब इनमें से कौन सी असेट सेल्फ जनरेटेड नहीं है या किसकी कॉस्ट नील नहीं होती है, ऐसा हमें पूछा गया है। गुडविल सेल्फ जनरेटेड हो सकती है, कॉस्ट उसकी नील भी हो सकती है। रूट परमिट हो सकते हैं। बोनस शेयर वैसे तो नील होते हैं, बट अगर बोनस शेयर 1/4/2001 से पहले का हो तो उसकी कॉस्ट नील नहीं होती है। ठीक है, रूम आवर्स हो सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोनस शेयर। देखो क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ। बोनस शेयर जो हमें मिलते हैं वो बेसिकली हमें नील मिलते हैं, मतलब कि बिना पैसे के मिलते हैं। पर अगर हमें कोई भी एसेट 1/4/2001 से पहले मिली होती है तो हमें एक कंसेप्ट लगाना होता है, कॉस्ट और FMV on 1st April 2001, whichever is higher। याद है आपको? अब कॉस्ट तो होगी नील क्योंकि बोनस शोर तो हमें फ्री में मिला है, पर एफएमवी तो कुछ ना कुछ होगी उस शेयर की। तो मान लीजिए एफएमवी है 20 रुपए, तो हर केस में एफएमवी ही ज्यादा रहेगी। इसलिए अगर कोई शेयर 2001 से पहले के हैं बोनस तो उनकी कॉस्ट नील नहीं ली जाती। तो हम कहेंगे बोनस से रिक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001, उसकी वैल्यू नील नहीं। बेसिकली यही पूछना चाह रहे हैं कि किसकी वैल्यू नील नहीं हो सकती, तो हम कहेंगे बोनस शेयर की वैल्यू यहाँ पे नील नहीं हो सकती। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पनसेशन और इनहांस कॉम्पनसेशन इज टैक्सेबल। हमें जो इंटरेस्ट ऑन कॉम्पनसेशन मिलता है, ये कैपिटल गेन में एक पॉइंट पढ़ा था हमने, कंपल्सरी एक्विजिशन उसमें आता है, और वैसे ये टैक्सेबल जो होता है इंटरेस्ट वो अदर सोर्स में होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन डिलेड कॉम्पनसेशन या फिर इनहांस कॉम्पनसेशन, अगर गवर्नमेंट ने हमारी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया है और उसका कॉम्पनसेशन हमें लेट मिलता है तो वो कॉम्पनसेशन पे इंटरेस्ट भी हमें मिलेगा और वो इंटरेस्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा आफ्टर 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन। याद है आपको? ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होता है, क्या वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है, क्या वो एग्जाम्प्ट होता है? नहीं। क्या वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से चलता है? नहीं। सुनो, हमें कोई श्योरिटी नहीं है कि हमें कॉम्पनसेशन कब मिलेगा, इसी बात का तो इंटरेस्ट मिल रहा है। और जब तक इंटरेस्ट मिल नहीं जाता हमें ये नहीं पता कि इंटरेस्ट कितना है, तो हम इसको टैक्सेबल करते हैं ऑन रिसिप्ट बेसिस। समझ गए बेटा? इंटरेस्ट और इनाम कंपनसेशन जो होता है या कंपनसेशन जो होता है वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होता है, जब मिलता है तब टैक्सेबल होता है।
while computing the taxable interest on delayed compensation, ये अभी ऊपर वाला ही आ गया वापस। ए स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड, अभी मैंने आपको बताया था कि अदर सोर्स में ये इनकम टैक्सेबल होती है और आफ्टर 50% डिडक्शन, 50% की डिडक्शन काटने के बाद, मतलब जितना इंटरेस्ट मिलेगा उसका 50% एग्जम्प्ट हो जाएगा, डिडक्टेबल हो जाएगा और 50% पे ही टैक्स लगेगा। ओके, ये रहे बेटा यहाँ तक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 156 क्या कह रहा है। एन इंडिविजुअल परचेज ए पेंटिंग, पेंटिंग परचेज किया, क्या पेंटिंग कैपिटल एसेट है? हाँ। और 1 नवंबर 2017 फॉर ₹5 लाख, 5 लाख में आपने पेंटिंग परचेज करी है। दो द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट इज 525। ओके, इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 56(2)10, 5,25,000 की एफएमवी है, 5 लाख रुपए में आपने परचेज किया है। तो इनका कहने का मतलब है आपको कंसेशनल रेट पे एसेट मिली है, तो क्या ये गिफ्ट है? कितना फायदा हुआ? 25,000 रुपए। गिफ्ट में ये टैक्सेबल तब तक नहीं होती बेटा जब तक ये डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा का ना। याद है मूवेबल एसेट में आपको बताया हुआ है कि अगर आपको कम कीमत पे कोई एसेट मिलती है तो वो टैक्सेबल तो है, पर वो टैक्सेबल तभी है जब उनका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हो। यहाँ पे डिफरेंस 25,000 का ही है, इसलिए ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल नहीं होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। टैक्सेबल अमाउंट 25,000 नहीं, 25 तो नहीं होगा। नील नील भी नील एज इज नॉट गिफ्ट, नहीं गिफ्ट तो है। नील एज डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल कंसीडरेशन डज नॉट एक्सीड 50,000, बिल्कुल सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कोई टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि जो डिफरेंस है वो 50,000 से कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 क्या कह रहा है। द प्रोविजन ऑफ 56(2)10 इज एप्लीकेबल, 56(2)10 के प्रोविजन किस पे एप्लीकेबल होते हैं? तो हम कहते हैं 56(2)10 के प्रोविजन बेटा सभी पे एप्लीकेबल होते हैं, ऑल असेट्स, ऑल असेट्स सभी पे एप्लीकेबल होते हैं 56(2)10 के प्रोविजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, द रेट फॉर डिडक्शन इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल ने लॉटरी जीती है तो उसके ऊपर टैक्स रेट क्या होगी, टीडीएस की रेट क्या होगी? तो जानते हैं आप कितनी है? 30%। कितनी रेट है? 30%। इफ विनिंग अमाउंट एक्सीड 10,000। पूरा आंसर सही है। कैसे? कि अगर 10,000 से कम की लॉटरी जीती है तो टीडीएस नहीं कटेगा, रेट 30% है पर कटेगा नहीं। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया 30% इफ सच विनिंग एक्सीड ₹10,000। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ी क्लियर कर दूं बेटा। रेजिडेंट को जब हम टीडीएस काटते हैं तो हम सिर्फ टीडीएस रेट से काटते हैं जो कि बेसिक रेट होती है, और नॉन रेजिडेंट का हम जब टीडीएस काटते हैं या फिर फॉरेन कंपनी बोल दीजिए तो हम क्या करते हैं, टीडीएस रेट, सरचार्ज अगर अप्लीकेबल है तो, और एचईसी, ये मिला के टीडीएस काटते हैं। हमें यहाँ पे रेजिडेंट बोलने का मतलब यही था कि आप सिर्फ बेसिक रेट से काटेंगे, आप उसमें सरचार्ज या फिर एचईसी ऐड नहीं करेंगे। समझ रहे हैं बात को? इसलिए अमाउंट हो गया 30% इफ सच विनिंग एक्सीड 10। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 159 क्या कह रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 159, while computing the income from other sources deduction is not allowed to the assessee। जब हम अदर सोर्स की इनकम निकाल रहे होते हैं तो इनमें से कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी? पर्सनल खर्चों की बिल्कुल नहीं मिलेगी, डायरेक्ट टैक्स नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट पेबल आउटसाइड इंडिया विदाउट टीडीएस ये भी नहीं मिलेगा, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से किसी खर्चे की छूट नहीं मिलेगी। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक पहले आ चुका है। ठीक है, जो रूल बीएनपी में होते हैं वही रूल यहाँ पे भी लगते हैं, वैसे ही सिमिलर रूल। सेक्शन हालांकि उनका अलग है, सेक्शन 58 में हम इसकी बात करते हैं, पर इन खर्चों की भी डिडक्शन इनको नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160, गिफ्ट रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इज नॉट टैक्सेबल। कुछ ओकेजन ऐसे होते हैं जब आपको गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता है, उनमें से एक रीजन इनमें से है, बताओ कौन सा है? गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम फैमिली फ्रेंड, टैक्सेबल है ये तो।
एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज इन द फैमिली, ये भी टैक्सेबल है। ध्यान रहे, फैमिली में मैरिज से कोई मतलब नहीं है, खुद की मैरिज होती है तो ही गिफ्ट टैक्स फ्री होता है, ये बात ध्यान रखिए। एनी गिफ्ट रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ इंडिविजुअल असेसी, यस ये बिल्कुल ठीक है। इंडिविजुअल असेसी को अगर कोई गिफ्ट मिलता है खुद की शादी में तो वो टैक्स फ्री होता है, बाकी सारे गिफ्ट टैक्सेबल है। ये मैंने आपको लिखाया हुआ है सेक्शन 56 टू 10 जब हमने पढ़ा था कि अगर शादी में कोई गिफ्ट मिलता है खुद की या फिर रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है तो ऐसे गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 क्या कह रहा है। जनरली डिविडेंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है, यस डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है। एक्सेप्शन ऑफ दिस रूल, इस रूल का एक्सेप्शन क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं बेटा कि डिविडेंड जो होता है वो 115 BBDA में कवर होता है, जिसमें कहा गया है कि अप टू ₹10 लाख एग्जम्प्ट होगा, ठीक है। और अब वो जो अमाउंट होगा, एक्सेस अमाउंट होगा, वो 10% की रेट से टैक्सेबल होगा। साथ ही साथ कंसेप्ट भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। अब ये कह रहा है कौन सा डिविडेंड इनमें से है जो टैक्सेबल होता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फॉरेन कंपनी टैक्सेबल है। डिविडेंड कवर अंडर 222 डीम डिविडेंड आता है, ये भी टैक्सेबल है। और डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी टैक्सेबल है। इसका मतलब सारे ही टैक्सेबल, ठीक है। ये जो रूल लगता है ये डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी पे लगता है। इंडियन कंपनी जो डिविडेंड मिलता है उस पर ये रूल लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे डिविडेंड टैक्सेबल है। नेक्स्ट कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग रिसिप्ट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनमें से कौन सी चीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। अनकम्प्यूटेड पेंशन, ये तो सैलरी में आएगा क्योंकि एम्प्लॉयर से जो भी मिलता है सैलरी में आता है। इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट, यस रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट अदर सोर्स में आता है। रेंटल इनकम एचपी में आ जाएगा। इनकम ट्रांसफर ऑन रूरल एग्रीकल्चर लैंड, ये एकदम से, तो इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टेब्लिशमेंट जो होगा वो किस में आ जाएगा बेटा, अदर सोर्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 163 ए पर्सन इज डीम्ड टू हैव सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड इन द कंपनी, एक बंदा सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कब माना जाएगा। द ओनर ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी, या 25 या 10%, सीधा सीधा आंसर है 20%। अगर आप किसी कंपनी में 20% वोटिंग राइट होल्ड करते हैं तो आप उसमें सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड माने जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 164 इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब, हाउएवर द क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। माइनर चाइल्ड की इनकम जो होती है वो हमने सेक्शन 64 में पढ़ा था बेटा, पेरेंट्स की इनकम में क्लब होती है ये इनकम। पर इसके एक्सेप्शन में हमने कहा था कि अगर बच्चा स्किल से कमाता है, टैलेंट से कमाता है, मैनुअल वर्क से कमाता है तो उसकी इनकम क्लब नहीं होती है। और अगर बच्चा डिसेबल्ड है एटीयू में तो भी उसकी इनकम क्लब नहीं होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। माइनर मैरिड डॉटर, माइनर इज हैंडीकैप स्पेसिफाइड इन एटीयू, बिल्कुल हम कहेंगे माइनर अगर एटीयू में स्पेसिफाइड डिजीज से हैंडीकैप है तो फिर क्लबिंग नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है। एज पर सेक्शन 60 इनकम इज क्लब, सेक्शन 60 के हिसाब से इनकम क्लब होगी अगर asset yielding income is transferred as revocable, income is transferred without transferring the asset yielding income, और asset yielding income is transferred as irrevocable transfer, इसमें हो जाएगा बी। मतलब आपने असेट तो ट्रांसफर कर दी है, आपने असेट तो ट्रांसफर कर दी, सॉरी इनकम तो ट्रांसफर कर दी है पर असेट ट्रांसफर नहीं की है, समझ गए। जिस असेट से इनकम हो रही थी वो असेट अभी भी आपके नाम है पर इनकम जो है वो दूसरे पर्सन के नाम होने लग गई, तो इन दैट केस आपके ऊपर क्लबिंग प्रोविजन इफेक्ट होंगे। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 166 क्या कह रहा है। एनी इनकम फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन इज क्लब इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। मतलब अगर आप
अपने स्पाउस को कोई एसेट देते हैं विदाउट एडिकेट कैलकुलेशन, तो उसकी इनकम आपके हैंड में क्लब होगी। कब? सच असेट इज हेल्ड बाय द स्पाउस एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। क्या वो असेट प्रीवियस ईयर के दिन स्पाउस के पास होनी चाहिए? Relationship between them exists as on the date of accrual of income. Transferee is not a senior citizen or none of the above. तो बेटा इसमें आंसर हो जाएगा हमारा रिलेशनशिप बिटवीन देम एग्जिस्ट एज ऑन द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ। आपको याद है मैंने आपको क्लास में बताया था कि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड एंड और नहीं एंड एट द टाइम ऑफ अक्रूवल, दोनों ही टाइम पे रिलेशनशिप का होना जरूरी है, तो ही इनकम क्लब होती है, वरना इनकम क्लब नहीं होती। अगर आपने शादी से पहले एसेट ट्रांसफर करी है तो भी क्लबिंग नहीं होगी, क्योंकि आपका ट्रांसफर के टाइम पे रिलेशन नहीं था, या फिर ट्रांसफर तो शादी के बाद करी थी बट अक्रूवल के टाइम पे आप साथ में नहीं है, आपका डिवोर्स हो गया है या ऑटो केस हो गया है, इन दैट केस आपकी क्लबिंग नहीं होगी। ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 167। क्वेश्चन नंबर 167 क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 64, an individual have substantially interest in a company if he holds 20% voting right along with the relative. Here, relative do not include. हमें ये कहा गया कि असेसी और रिलेटिव मिला के 20% और मोर होल्डिंग रखनी चाहिए, 20% और मोर। तो यहाँ रिश्तेदार में कौन कवर नहीं होता, मतलब किसकी शेयर होल्डिंग को जोड़ा नहीं जाएगा। स्पाउस रिलेटिव में है, फादर है, फादर इन लो रिलेटिव में नहीं आते हैं यहाँ पे। देखो गिफ्ट के लिए रिलेटिव अलग है और यहाँ के लिए रिलेटिव अलग है, तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, गिफ्ट वाले केस में फादर इन लो रिलेटिव में आते हैं। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर 168 क्या कह रहा है, 168 देख लेते हैं। Unabsorbed business loss cannot be carry forward for more than, बिजनेस लॉस अगर सेट ऑफ नहीं हो पाए तो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, 8 साल के। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आई थिंक पहले आया हुआ है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने कहा था कि दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, कुछ लॉस जो होते हैं वो 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और कुछ लॉस जो होते हैं वो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और कुछ इनफाइनाइट पीरियड के लिए। हमारे पास इन तीनों में से ऑप्शन ही एक ही है, 8 साल। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 8 साल का ये ऑप्शन ठीक होगा। ये उनके लिए जिनको प्रोविजन याद ना रहे एग्जाम में, तो वह ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 169, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को किसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है, एनी इनकम एक्सक्लूडिंग विनिंग लॉटरी, नहीं, लॉन्ग टर्म तो सिर्फ लॉन्ग टर्म से होते हैं, ओनली LTCG। ऑप्शन देख लो आप, कैपिटल गेन, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होते हैं। ठीक है, जैसे कि स्पेसिफाइड बिजनेस ही होते हैं, स्पेकुलेशन बिजनेस से ही होते हैं, ओविंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स फॉर रेसेस के लॉस उसी एक्टिविटी से सेट ऑफ होते हैं। वैसे ही LTCG भी सिर्फ LTCG से ही सेट ऑफ होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है वो कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ये होता है इनफाइनाइट पीरियड के लिए, तो हम कहेंगे एनी नंबर ऑफ ईयर, कोई लिमिट नहीं। डन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CCC allowed to an individual for an amount paid by him in an annuity plan of LIC is restricted। देखिए 80CCC और CCD, ठीक है, और उसके बाद 80CCE पढ़ा था हमने। 80CCC की इंडिविजुअल लिमिट भी 1.5 लाख है, और 80CCE में कुछ सेक्शन की मिला के लिमिट भी 1,50,000 है, आपको बताया हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, सारे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और बड़े ही आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 172 क्या कह रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज अलाउड इन रेस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन लोन। याद है 80E किसके रिलेटेड था, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। ऑप्शन देख लीजिए, डोनेशन नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन, यस, सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन जो होता है
वो 80E में डिडक्शन के लिए क्वालिफाई होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 173 क्या कह रहा है। 80 GGA अवेलेबल फॉर डोनेशन मेड। 80 GGA में डोनेशन किसको देनी होती है, रिसर्च के लिए बताया हुआ ना। रिसर्च एसोसिएशन को अगर आप कोई डोनेशन दे रहे हैं और अगर आपके बीएनपी इनकम नहीं है तो 80 GGA में आप जाते हैं। ठीक है, अगर बीएनपी इनकम होती तो आप सेक्शन 35 में चले जाते और बीएनपी नहीं है तो आप 80 GGA में आ जाएंगे। तो ऑप्शन दिया गया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसर्च एसोसिएशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कहेंगे रिसर्च एसोसिएशन। 80 GGA जो है वो रिसर्च एसोसिएशन के लिए है। अगर आप उनको डोनेट करते हैं तो 80 GGA में 100% डिडक्शन आप क्लेम करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 क्या कह रहा है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA इज अवेलेबल इफ एसएससी। अगर एसएससी क्या करता है तो उसको 80 JJA मिल जाएगा, ये पूछा गया। एसएससी engaged in scientific research, set up an industrial area in backward area, industrial unit in backward area, engaged in the agriculture business, or engaged in the business of collecting and processing biodegradable waste। डी हमारा सही जवाब होगा, आपको स्पेशली बताया हुआ है। 80 JJA और 80 JJA दो डिडक्शन बताई हुई है, इनकम बेस्ड डिडक्शन में आते हैं। तो अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के प्रोसेस में लगे हुए हैं तो 80 JJA में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 175। ऑन डोनेशन टू whom of the following a 50% deduction is allowed under 80G of the income tax act। इनमें से किसको डोनेशन देने पे 50% डिडक्शन मिलती है। देखिए, विदाउट लिमिट और विथ लिमिट, इसमें 100% और इसमें 50%, इसमें 100% और इसमें 50%, ऐसे आपको कैटेगरी बना के दे रहे हैं। हमें बोला 50% मिल जाए, किसको डोनेशन देना है, तो इसका मतलब हमसे ये पूछा गया, क्योंकि लिमिट की तो कोई बात नहीं करी है, तो हमें ये बोला गया। इसमें 4 फंड आते थे बेटा, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ठीक है, और पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड, PMDRF। ठीक है, तो हमें देख लेते हैं। नेशनल डिफेंस 100 में आता है, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड भी 100 में आता है, राजीव गांधी फाउंडेशन 50% में आता है, और नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी ये भी सुना है। इसका मतलब राजीव गांधी फाउंडेशन हमारा इस कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है, ये देख लो। सेक्शन 80 QQB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। QQB किसका है, रॉयल्टी ऑन बुक टू ऑथर। ऑथर को जो बुक पे रॉयल्टी मिलती है वो इसमें आती है। और एक और पढ़ा था 80 RRB, ये किसके लिए होता है, रॉयल्टी ऑन पेटेंट। तो देख लेते हैं ऑप्शन। इंटरेस्ट ऑन रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर, बिल्कुल रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर जो है वो 80 QQB में क्वालिफाई होता है डिडक्शन के लिए, जिसमें मैक्सिमम 3 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 177। फर्स्ट ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल क्या होगी। इंडिविजुअल के केस में, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो, कोई फर्क नहीं है। एडवांस टैक्स की 4 इंस्टॉलमेंट में, जिसमें पहली होती है 15 जून, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और चौथी 15 मार्च होती है। ठीक है, हमसे पूछा पहली ड्यू डेट क्या है, तो भैया 15 जून है। पहली 15 जून है, दूसरी 15 सितंबर है, तीसरी 15 दिसंबर है और चौथी 15 मार्च। मैंने आपको चारों का सीक्वेंस भी बता दिया, क्योंकि जरूरी नहीं है एग्जाम में पहली ड्यू डेट ही पूछे, दूसरी तो पूछ सकता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। और ओवरऑल जो है मैंने आपको चारों इंस्टॉलमेंट बता दी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 178 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 178, देख लो। एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड, advance tax is required to be paid by all assessee only if estimated advance tax liability 10,000 से ज़्यादा हो, 10,000 और मोर। बिल्कुल ठीक है। कल भी आपको बताया था एक क्वेश्चन में कि एडवांस टैक्स पे करने के लिए 2 पॉइंट आपको बताए हुए हैं।
जिनकी लाइबिलिटी 10,000 या उससे ज़्यादा है उनको एडवांस टैक्स पे करना है, और सीनियर सिटीजन अगर उनकी बीएनपी इनकम है तो ही उन्हें एडवांस टैक्स पे करना है, अदरवाइज उन्हें एडवांस टैक्स पे नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 179 क्या कह रहा है। वाइल कंप्यूटिंग द एडवांस टैक्स निकालते टाइम पे अलाउिंग द इनकम शैल नॉट बी कंसिडर, कौन सी इनकम को कंसिडर नहीं किया जाता। वाइल कंप्यूटिंग द एडवांस टैक्स फॉलोइंग इनकम शैल नॉट बी कंसिडर, कौन सी इनकम को कंसिडर नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को, स्पेकुलेटिव प्रॉफिट को, नहीं। सारी इनकम ही कैलकुलेट करने के काम में आती है, कोई भी इनकम ऐसी नहीं है, क्योंकि हम निकालते हैं एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी। एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कब आएगी, अब सारी इनकम निकालेंगे, अब सारी इनकम निकालेंगे। जैसे नॉर्मल टैक्सेशन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, वैसे आप पूरा असेसमेंट करेंगे एक तरीके से, बस वो फाइनल नहीं होगा, वो एस्टिमेटेड होगा, इतना ही फर्क होता है। एग्रीकल्चर इनकम भी काम आती है, क्योंकि स्लेब रेट निकालने के लिए तो एग्रीकल्चर इनकम काम में आती है ना। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे कि पहले इनकम में जोड़ेंगे, फिर बेसिक लिमिट और उसको कम करेंगे, उसका टैक्स निकाल के तो सारी इनकम भी कंसिडर होगी, कोई भी इनकम ऐसी नहीं है इनमें से जिसको एडवांस टैक्स निकालते टाइम पे कंसिडर ना किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, मतलब टीडीएस एट द रेट फ्रॉम पेमेंट मेड टू ए रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर who declare that he does not own more than 10 goods के बीच। बेटा ये क्वेश्चन आपको याद है, मैंने आपको बताया हुआ है 194 सी में हमने इसका डिस्कशन किया हुआ है कि अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्टर है जो कि ठीक है, जो कि 44 AE में आता है। 44 AE में कौन आता है, जिसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल ना हो, और अगर ये आपको अपना पेन नंबर दे दे, या आपको अगर अपना पेन नंबर फर्निश कर दे, तो आपको इसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या रिक्वायरमेंट बताई, एक तो 44 AE में आना चाहिए, और दूसरा वो अपना पेन नंबर आपको फर्निश कर दे। हमें यहाँ पे कह दिया कि उसके पास 10 से ज़्यादा व्हीकल नहीं है, ही डज नॉट ओन मोर देन 10 व्हीकल ड्यूरिंग द ईयर, इसका मतलब 44 AE में तो वो आता है। अब अगर वो पेन नंबर और दे दे तो हमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट from the payment made to a road transport operator who declare that नील नील काटेंगे, नील काटेंगे, पर नील तभी काटेंगे जब वो अपना पेन नंबर फर्निश कर देगा। आंसर हो जाएगा बी, कि हम उसका टीडीएस नील काटेंगे, पर नील रेट से काटेंगे या नहीं काटेंगे अगर वो अपना पेन नंबर फर्निश कर दे तो। लेट्स सी, बताइए यहाँ तक क्लियर है बेटा। 151 से हमने स्टार्ट किया था, 180 तक हमने कर लिया है। आज के लिए इतना ही बेटा। आई होप आपको इन वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही होगी, आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रहता है तो मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप करके छोड़ दें। अगर सेम डे रिप्लाई आ जाता है, डेफिनेटली आ ही जाएगा, और अगर नहीं आता है तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे मैसेज, एक दिन का आपको वेट करना होगा, मैसेज करके आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। अगर ना आए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर जरूर कर देना बेटा, जिससे क्या होता है हमें इंकरेजमेंट मिलता रहता है और हम और वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।